देख रहे हैं सबकी-हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूरे देश में आज सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये तीनों कानून साल 2023 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए थे, जहां इन नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब बात करें इन 3 नए कानूनों की, तो इनमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब संशोधित होकर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो गया है। जहां आईपीसी में 511 धाराएं थीं, वहीं बीएनएस में 357 धाराएं हैं। अगला है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस कहलाएगा। इसमें 484 धाराएं थी, जबकि नए कानून बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए है। जहां आईईए में अब तक 167 धाराएं थी, वहीं अब नए कानून बीएसए में कुल 170 धाराएं हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा और आज 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे और नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अब सबसे पहले बात करें बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल ज्यूरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। यदि इजाज़त नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना ज़रूरी होगा और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य शामिल हैं। वहीं भारतीय न्याय संहिता में यानी बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, हत्या, मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। वैवाहिक बलात्कार, राष्ट्रद्रोह, चुनावी अपराध, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस तरह के कई अन्य अपराधों को इन कानूनों के दायरे में रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन 3 नए कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह पर 1 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है। इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक पुलिसिया राज्य बनाने जैसे हैं। गहलोत ने आगे कहा कि इन कानूनों को नए सांसदों द्वारा बनने वाली समिति को व्यापक समीक्षा के लिए भेजकर सभी हितधारकों की राय ली जानी चाहिए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, जिसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया आज सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन करेगा। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद ईडी ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की और जमानत पर रोक लगवा दी। और बाद में जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी तो केंद्र सरकार ने उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल रविवार को कहा कि विपक्ष का नेता हर भारतीय के लिए सबसे मजबूत लोकतांत्रिक साधन है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं संसद में आपकी समस्याओं और मुद्दों को पूरी ताकत से उठाकर आपकी आवाज़ उठाऊंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी को हाल ही में लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। पूरे 10 साल के अंतराल के बाद यह पद भरा है। नीट परीक्षा, अग्निपथ योजना और डिप्टी स्पीकर पद जैसे मुद्दों को लेकर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सोमवार को विपक्ष इन मुद्दों को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार को घेरेगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कल रविवार को कहा कि सोमवार को जब संसद की कार्यवाही फिर शुरू होगी तो कांग्रेस एनडीए से जुड़े पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराए जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल मिल जाना चाहिए। ये हम लोगों की उम्मीद है और जिन प्रावधानों में बदलाव करने की ज़रूरत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसे पूरा किया जा सके। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि ये मांग हम लोगों की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो। चिराग पासवान ने कहा कि हम खुद इसके पक्षधर हैं, ये दबाव की राजनीति नहीं है। अवैध खनन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रविवार को साहिबगंज में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की तरह ही हम सामंती ताकतों को बाहर निकालने के लिए विद्रोह का ऐलान करते हैं। मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों को लगा दिया और अब जेल से मेरी रिहाई के बाद बीजेपी घबरा गई है। पार्टी के शीर्ष नेता फिर से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हम जेल, लाठी या फांसी से नहीं डरते। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के 2 साल पूरे होने पर और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 साल का समय कम है, लेकिन 2 साल में महायुति सरकार ने बहुत काम किया। मुझे इसकी बहुत खुशी है। महाविकास अघाड़ी ने जो परियोजनाएं बंद की थी, चाहे वह कारशेड की हो, मेट्रो या सड़क की, हमने वह सब काम शुरू किए। उन्होंने कितनी आलोचनाएं की। पहले दिन से वे बोल रहे थे कि यह सरकार गिरेगी, 1-2 महीने में गिर जाएगी। ऐसा कहते कहते 2 साल हो गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह लोगों की सरकार है। यह घर में बैठने वाली फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है। यह लोगों के बीच जाने वाली सरकार है। यह जनता की सरकार है। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए पार्टी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपने देखा 2019 विधानसभा चुनाव में 75 पार 40 पर रुक गए। इस लोकसभा चुनाव में 400 पार 240 पर रुक गए और अब इसी अनुपात के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में 60 पार 30 पार पर रुकते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हरियाणा में बड़े बहुमत से बदलाव होगा। लोग हरियाणा में भाजपा सरकार से दुखी हैं, वे झूठे वादों से दुखी हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है और राज्य को विकास की पटरी से उतार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरक्षण के मुद्दे पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान में संशोधन की मांग कर रही है ताकि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50% की सीमा खत्म की जा सके। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर जेडीयू को घेरते हुए आगे कहा कि जेडीयू ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने सिर्फ कैटेगरी के स्टेटस के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पारित करना बहुत आसान है, लेकिन क्या वे पटना और दिल्ली में अपने सहयोगी दल भाजपा पर दबाव डालेंगे? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जाति जनगणना करवाइए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाइए? कांग्रेस नेता ने कहा कि जेडीयू इस पर चुप है, इसलिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है और करने और कहने में बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा समेत आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया था।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के औपचारिक पोशाक और खेल किट लॉन्च और विदाई समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब एथलीट ओलंपिक के लिए जाते हैं तो यह उनके लिए गर्व का क्षण होता है। ओलंपिक में आपका प्रतिनिधित्व देश के 140 करोड़ लोगों को भी गौरवान्वित करता है। आप ट्रैक पर अकेले हो सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में खास प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों, कोच और स्पोर्ट स्टाफ को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। आपको बता दें कि बारबाडोस में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 17 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है और टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को आईसीसी की तरफ से करीब 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।